हेलो। तो आई होप आवाज़ आप लोग को क्लियरली आ रही होगी और वीडियोस भी चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली रोज़ हम देखते रहते हैं बट आज कुछ इंटरनेट इशू है, देख नहीं पा रहे हैं हम कि हमारी आवाज़ हमको आ रही है कि नहीं, या फिर वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो ऐसे में आप लोग देखते रहिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे और अपने टॉपिक्स को आगे लेके चलते हैं। कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने बताया था, पीरियड्स पे कॉमन लेक्चर दिया था। ये फैक्ट जो थे वो पीरियड्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट डे का हम लोग का जो टॉपिक था वो फर्टिलाइजेशन के बारे में था, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में इतना कुछ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में, हमें यही एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली पढ़ना था, ठीक है। नो कमेंट्स, मतलब आई होप सारा कुछ सही होगा। कल थोड़ा सा ये मतलब जो थोड़ा सही रह हुआ था उसी को सही करने के लिए आज सिस्टम थोड़ा सा चेंज किए, ठीक है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो फर्टिलाइजेशन हमने बताया था, ठीक है। तो कंप्लीटली हम लेक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर में हमने एक फर्टिलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, उसमें हमने यही पढ़ा था, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आगे की जितनी प्रोसेस होती है वो होती है, ठीक है। हम चार्ट आज का ले लेते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखना है। फर्टिलाइजेशन के बाद आज हमको पढ़ना है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मानव भ्रूण में जो भी वृद्धि, जो भी विकास हो रहा है, हमें आज उसके बारे में कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक, ठीक है। तो अब उसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्लीवेज यानी विदलन। हमें कंप्लीटली क्लीवेज ऑफ जाइगोट पढ़ना है एंड फॉर्मेशन ऑफ मोरूला पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, यहाँ पर आपको एक पार्ट दिख रहा है मोरूला और यहाँ पर आपको एक दिख रहा है क्लीवेज। हमें पढ़ना तो इसके बारे में, लेकिन इसके साथ हमें लिखना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। टाइम हो रहा है 8:03, हम लेक्चर को अब कंप्लीटली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितने लोग को आना था अब लगभग आ ही गए, बाकी आगे और लोग आते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने फर्टिलाइजेशन में क्या बताया था, एक ग्राफियन फॉलिकल होती है। ग्राफियन फॉलिकल दो पार्ट में टूटती है, एक ऊ साइड बनाती है, एक कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। ऊ साइड के चारों ओर का जो मतलब कल का जो चार्ट था, कल का ये जो चार्ट था, इसमें दिखाया हुआ है कि एक स्पर्म कैसे कैसे रीच करता है जोना पेलिसिडा को की लेयर को। हाइलोनुरिडेज जो एंजाइम रहता है वो ब्रेक करता है, ग्लाइकोप्रोटीन को ब्रेक करके अंदर जाता है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ये जो जोना पेलिसिडा की लेयर है, ये एक एंजाइम छोड़ती है। वो एंजाइम रहता है जोनल इनहिबिटिंग प्रोटीन्स, और उस प्रोटीन से जितने भी पाथ में मतलब जितने भी अदर स्पर्म्स रहते हैं, जो जितने भी अदर शुक्राणु रहते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। केवल वही शुक्राणु वर्किंग में होता है जो कंप्लीटली निषेचन के लिए एबल रहता है, ठीक। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो इसके बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जायगोट के फॉर्मेशन के हाथ तक की कहानी हमने सुनी थी लगभग फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एग प्रोन्यूक्लियस दोनों बने थे, दोनों के बाद फिर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट के फॉर्मेशन को कंप्लीटली पढ़ना है तो इसमें हमें पढ़ना होता है सेल के फॉर्मेशन में, और ये हमें पढ़ना होता है मतलब 11th के चैप्टर 9, 10 में पढ़ना होता है कि कैसे सेल डिवीजन और सेल साइकिल होता है। तो जब सेल साइकिल पढ़ रहे होते हैं तो जब उनके क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, जब क्रोमोसोम्स अपने पोलर न्यूक्लियाई को फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें हमें इसके फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ पर हमें डिटेल में उतना नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तब जायगोट में हमें कितने स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आगे के जितने स्टेज है वो। तो जायगोट के मतलब डायमीटर की बात कर लें तो जायगोट जो होता है वो 0.1 mm डायमीटर का होता है, ठीक है। जायगोट का डायमीटर 0.1 mm का होता है, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज मतलब विदलन स्टार्ट होता है। विदलन मतलब अब इनमें मल्टीप्लिकेशन होकर चेंज होगा। तो क्लीवेज ए फर्टिलाइजेशन के 1 घंटे बाद स्टार्ट होता है। मतलब ये प्रोसेस है यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इसके 1 घंटे बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में 1 घंटे बाद ही क्लीवेज स्टार्ट होता है। यानी ये जो प्रोसेस है, यहाँ से इतने में 1 घंटा का टाइम लगता है, उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज में 2 से 4, 4 से 8 है और 8 से 16 बटना ही क्लीवेज कहलाता है। 16 के बाद वो मोरूला का फॉर्मेशन ले लेता है, ठीक, इन सिंपल लैंग्वेज। और क्लीवेज स्टार्ट आफ्टर द 1 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लीवेज जो है वो 1 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन के 1 घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक। उसके बाद कितने स्टेजेस हैं, यहाँ पर 4 स्टेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। और चौथे दिन के अंत तक
जो जायगोट रहता है उसमें 4 माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। कौन से डिवीजन हो रहे हैं? समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। तो यहाँ पर जो क्लीवेज स्टार्ट हुआ वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, और ये जो 16 की संख्या में होंगे इन्हीं को बोला जा रहा है 4 माइटोटिक डिवीजन होना। ठीक है, चौथे दिन के अंत में, मतलब जब यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट हुआ तो ये 4 दिन की प्रोसेस चलती है, इतने में 4 दिन की प्रोसेस चल रही है, तो चौथे दिन के लास्ट तक इनमें 4 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। 4 माइटोटिक डिवीजन का मतलब ये है कि ये 4 समसूत्री विभाजन करेंगे, अर्थात नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, जो गुणसूत्र की संख्या रहेगी वो समान रहेगी, बस कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी और 8 से 16 तक बनेंगी। ठीक, इतना अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद अब मोरूला की साइज की बात किया जाए तो मोरूला की साइज मतलब मोरूला एक इसके अंदर का सेल्स है, ठीक है, और ये एक जायगोट है। अब इसमें फिगर की साइज एकदम सेम नहीं दिखाया है, बट अगर मोरूला और जायगोट, मोरूला कितने हैं? 16 है, और जायगोट कितना है? 1 है। जायगोट इतना बड़ा दिख रहा है, जबकि मोरूला 21 के सामने डॉट का दिख रहा है, लेकिन ये फिगर ऐसा दिखाया हुआ है, एक्चुअली में दोनों की शेप और साइज एकदम सेम रहते हैं। मोरूला साइज एकदम सेम जायगोट के जितना होता है। ठीक है, मोरूला सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में रहता है। बाहर की जो अस्तर होती है वो कोशिकीय अस्तर होती है, और जो अंदर का अस्तर होता है वो कोशिकीय व्यास होता है, सेल मास होता है। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, जितना बताया उतना समझ में आया। अब आगे इसको लेके चलते हैं। यहाँ तक 4 दिन का टाइम लगा, ठीक है। अब उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब मोरूला तक का जो स्टेज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेज है, ये 4 दिन का है। कैसे कैसे हुआ सारा कुछ हमने बताया क्लीवेज में, ठीक है। अब मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट में जो चेंज हो रहा है, अब हमें इसके बारे में समझना होता है। तो जब मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं मोरूला, मतलब ये जो क्लीवेज की प्रोसेस थी वो यहाँ से ये जायगोट के यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये किसमें हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में। आप अगर इसके मतलब इसके आप लाइनिंग को देख रहे हैं तो ये सारे प्रोसेसेस हमको कहाँ दिख रहे हैं? ये सारे प्रोसेसेस हमको दिख रहे हैं कंप्लीटली क्लीवेज में, ठीक है। और ये कहाँ हो रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब के बाद मोरूला में पहुंचते पहुंचते फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस यानी गर्भाशय में आ रहा है। फैलोपियन नलिका से गर्भाशय में आ रहा है, और गर्भाशय में आने के बाद ये किस में चेंज होता है? मोरूला ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होता है। तो मोरूला कितने सेल स्टेज है? मोरूला 16 सेल स्टेज होता है। 16 सेल स्टेज में हमने बताया था क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो अब ब्लास्टोसिस्ट में, मतलब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि इसमें ये जो मतलब ये अगर देखा जाए तो ये जो मतलब अंदर का यूटेरस का लेयर होता है, यूटेरस मतलब गर्भाशय का जो आंतरिक अस्तर होता है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है कंप्लीटली, ठीक है। ग्लाइकोजन फ्लूइड भरा रहता है, और ये काफी पोषक रहता है। पोषक मतलब किसके पोषण, मतलब किसका पोषण के लिए, मतलब किसके पोषण के लिए ग्लाइकोजन भरा हुआ है? ये भरा रहता है मतलब भ्रूण के पोषण के लिए, इम्ब्रियो के पोषण के लिए इसमें ग्लाइकोजन फ्लूइड कंप्लीटली भरा रहता है। और ये क्या करता है? धीरे धीरे जोना पेलुसिडा को डिप्लीट करते करते धीरे धीरे जोना पेलुसिडा मतलब आप समझ रहे हैं, ये आउटर लेयर है जो इसी को जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो धीरे धीरे ये सारा क्या है? ये जोना पेलुसिडा ही है। तो इसको धीरे धीरे डिप्लीट नहीं करता, एक्चुअली कह सकते हैं रिश्ता है, ठीक है। रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे इसके अंदर पहुंचता है, और इसके अंदर पहुंचने के बाद इसमें क्या करता है? ये एक मीडियम बनाता है, ठीक है। अगर अब इसकी बात कर लें तो यहाँ पर एक आपको मतलब सॉरी, यहाँ पर आपको एक इसको क्या दिख रहा है? ब्लास्टोसियल कैविटी दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लास्टोसियल कैविटी ये बनी किससे? ये बनी है उसी फ्लूइड से। कौन से फ्लूइड से? यूटेराइन फ्लूइड से। मतलब गर्भाशय में एक द्रव्य पाया जाता है। कौन सा लिक्विड पाया जाता है? कौन सा द्रव पाया जाता है? कह सकते हैं ग्लाइकोजन का फ्लूइड रहता है, जो कि काफी पोषक रहता है। और किसके लिए पोषक रहता है? भ्रूण के लिए, इम्ब्रियो के लिए पोषक रहता है, ठीक है। और ये इम्ब्रियो ब्लास्ट है, तो इम्ब्रियो ब्लास्ट में ये जो गुहा बनी है, मतलब ये कंप्लीटली किस स्टेज में? अगर इस फिगर में देखें तो ये कंप्लीटली सारे सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक। बीच में कोई गैपिंग्स नहीं है, सारे सेल्स एक दूसरे से कंप्लीटली चिपके हुए हैं। बीच में आपको कोई गैपिंग देखने को नहीं मिल रही है, ठीक। तो जब सारे सेल्स एक दूसरे चिपके हुए हैं तो बीच में ये स्पेस आया कहाँ से?
तो ये क्या करता है, धीरे धीरे रिस के, जैसे अगर हम किशमिश को रात में हम पानी में रखें तो सुबह तक फूल जाती है, कि पानी उसके अंदर चला जाता है। सेम एज ब्लास्टोसील कैविटी लगभग 2 दिन का टाइम लेती है, और 2 दिन में धीरे धीरे इसके अंदर एक लिक्विड चला जाता है, एक फ्लूइड चला जाता है, एक तरल द्रव्य चला जाता है, जो कि काफी पोषक होता है, ग्लाइकोजन का होता है, और उसकी वजह से एक कैविटी, एक गुहा बनती है, और वो गुहा का नाम क्या होता है, ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो। उसके बाद मतलब जब जोना पेलुसिडा के लेयर को वो धीरे धीरे डिप्लीट करके, मतलब जोना पेलुसिडा के लेयर को जब जैसे जैसे धीरे धीरे वो रिस के अंदर जब जाता है डिप्लीट करके थोड़ा थोड़ा, तो वहां पर मतलब परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, कैविटी बन रही है। ठीक है, और जो कैविटी बन रही है वो ब्लास्टोसील कहलाती है। ठीक है, ये बता दिया हमने। और इस प्रक्रिया को, मतलब जो कैविटी बनी है और इस ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी है और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर नाम आपको ब्लास्टोसील दे रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सील इज कॉल्ड फॉर ब्लास्टोसिस्ट। अगर आप इस फिगर को देखें तो बीच में एक थोड़ा सा आपको गैपिंग दिख रहा है, ये 3D फिगर तो है नहीं कि हम आपको इसमें गैपिंग दिखा दें, पर बीच में एक गुहा बन जाती है, चारों ओर सेल्स रहती है, बीच मतलब एक खोखला बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो खोखला वाला एरिया रहता है यही ब्लास्टोसिस्ट रहता है, और ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी, मतलब वो जो गुहा बनी रहती है, जो अंदर स्पेस बना रहता है, जो एरिया बना रहता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ठीक है, तो इतना प्रोसेस तो हो गया। ब्लास्टोसिस्ट लेयर जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे ब्लास्टोसिस्ट के बनते बनते जो जोना पेलुसिडा ये कंप्लीटली डीजनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर जोना पेलुसिडा को रिप्लेस कर लेता है कौन, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जोना पेलुसिडा को कौन मतलब कंप्लीटली रिप्लेस कर लेता है, जोना पेलुसिडा की जगह पर क्या आ जाता है, ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन जैसे ही होता है, जोना पेलुसिडा कंप्लीटली ब्रस्ट हो जाते हैं, और जो ब्लास्टोसिस्ट के सेल वॉल होते हैं वो क्या होता है, वो कंप्लीटली चपटे हो जाते हैं, और चपटे होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी ये सारा जो है ये बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर ये कह सकते हैं ये जितना भी चेंज है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते में हो रहा है। ठीक है, अभी अगला हफ्ता शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ 1 हफ्ते का चेंज है। हमने कहा था कि अब धीरे धीरे हम एक एक हफ्ते के चेंज को लेते हुए चलेंगे और उनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने बताया वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का चेंज है कम्प्लीटली। ठीक है, आगे अभी हम और बताएं। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स है जो चारों रहती है कैविटी के, वही बाद में किसमें चेंज होती है, ट्रोफोब्लास्ट में हो जाती है। और ट्रोफोब्लास्ट से मतलब ट्रोफोब्लास्ट मतलब एक चारों एक लेयर बनता है ट्रोफोब्लास्ट का, और ट्रोफोब्लास्ट में सेल्स भी ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स रहती है, या फिर कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स रहती है। ठीक है, उनके एक साइड पे क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट पाया जाता है। एम्ब्रियोब्लास्ट मतलब ये वो एरिया है जहां से एम्ब्रियो यानी भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और देखा जाए तो मतलब ये जो इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट है, ठीक है, और ये जो लोब ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट होता है जो पिंड टाइप का बना रहता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 चीज दिख रहा है, सेंसियोटिक ट्रोफोब्लास्ट और साइट्रोफ्लोब्लास्टिक ट्रोफोब्लास्ट, तो मतलब सॉरी साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो रहते हैं ये किसमें ये मतलब अंदर इम्प्लांट होते हैं इंडोमेट्रियम के लेवल तक और पहुंचते हैं यूट्राइन म्यूकोसा में। इसके बारे में हम मतलब आगे बताएंगे, इसके आगे का टॉपिक हम आपको आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि 15 मिनट हो चुका है और कल का हम कुछ टॉपिक लिखे नहीं है फर्टिलाइजेशन का। तो अब थोड़ी सी राइटिंग कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, राइटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि कल हमने कुछ भी नहीं लिखा था, कल कम्प्लीटली लेक्चर पे दिए थे, और देखा जाए तो लेक्चर कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो आज उसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, रख दे के आना भैया को ब्लूटूथ दे देना। स्टार्ट हुआ ही नहीं अभी तक, कब से उसको स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है।
ओके, सॉरी कुछ टाइम आवाज बंद थी। आई होप आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। हमारे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। मेन मैंने मतलब कल हमने बताया था जब एक परिपक्व ग्राफेन फॉलिका जो होती है वो बढ़ जाती है 2 पार्ट में। एक सेकेंडरी oocyte बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। जो जब सेकेंडरी oocyte बनता है और वो सेकेंडरी oocyte कहाँ मूव कर जाता है, टू द फैलोपियन ट्यूब। वो कंप्लीटली कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। हमने कल ये पढ़ा था। तो कल का जितना कुछ पढ़े थे, कल का लेक्चर हम बिल्कुल नहीं लिखे थे, तो कल का लेक्चर आज हम लिख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो पहली पोलर बॉडी होती है वो सेकेंडरी oocyte के साथ अटैच होती है। इसके पीछे हमने आपको फिगर दिखाया था ये वाला कि यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी oocyte, ये कंप्लीटली एक दूसरे से आपस में क्या है, अटैच है, ठीक है। तो जो भी कुछ क्वेश्चन होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ आप सही है, हमको भी पता चल रहा है कि चल रहा है कि नहीं। तो जो ना पेलुसिडा की लेयर होती है, वो इसके चारों तरफ होती है और उसके ऊपर फॉलिकल सेल पाई जाती है। ठीक है। जो ना पेलिसिडा के ऊपर कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। कोरोना रेडिएटा का मतलब क्या है, फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है, पुट्टिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी हमने बताया था। कल के जितने पॉइंट हमने समझाए थे, कल का कुछ लिखवाया नहीं थे। और कल का जो टॉपिक एक्सप्लेन किए थे वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, चाहे वो फैक्ट्स का हुआ तो फैक्ट में भी कई फैक्ट्स बाकी थे। फॉर एग्जांपल पीएच वैल्यू के देखा जाए और उसके साथ कुछ जो ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं, जो दवाइयाँ आती हैं उनका जो नेम्स होते हैं, उनके बारे में हम नहीं बताए थे। लेकिन कुछ लेक्चर्स भी अधूरे थे और कुछ पॉइंट भी, तो सारा आज लिखवा दे रहे हैं बस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ये हमने आपको बताया था, एम्पली रीजन में होता है। एम्पली रीजन मतलब जो मतलब चौड़ा एरिया रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसे तुम्बिका का एरिया कहा जाता है। हिंदी में एम्पली को तुम्बिका कहा जाता है। वहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कल का जितना पॉइंट है बस वही लिख पा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहे हैं। कॉपुलेशन होने के बाद सीमेन होता है। सीमेन मतलब वीर्य, ठीक है। रीच इन वजाइनस होता है, वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। गर्भाशय में से उसमें जो स्पर्म्स पाए जाते हैं तो तैरते हो जाते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट बताया था कि ये तुरंत ही फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। वे कांट फर्टिलाइज क्विकली। अब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, हमने क्या बताया था, कैपेसिटीजन, ठीक है। कैपेसिटीजन एक काफी लंबी प्रक्रिया है, इसको ग्रेजुएशन के हिसाब से देखा जाए तो आगे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस शॉर्टली पढ़ा रहे हैं कैपेसिटन की प्रोसेस को। कि कैपेसिटन का मतलब होता है कि उनकी मतलब एबिलिटी जो होती है। तो यहाँ पर कैपेसिटीजन का एक प्रोसेस चलता है, कैपेसिटीजन, ठीक है।
कैपेसिटेशन मतलब योग्यता की प्रोसेस चलती है, कैपेसिटेशन प्रोसेस ऑकर विच नियरली टेक 7 आवर्स, लगभग ये 7 घंटा लेती है, विच नियरली टेक 7 आवर्स। और उसके बाद लगभग कोरोना रेडिएटा तक कितने रिस्पॉन्स पहुंचे, तो हंड्रेड्स ऑफ रिस्पॉन्स पहुंचते, इस पॉइंट को नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मेन है लिखवाने वाला वो ये है कि एक्रोसोम यानी जो स्पर्म का हेड होता है, ठीक है। एक्रोसोम जो रहता है वो डिफ्यूज करता है या फिर वो कंप्लीटली उसके साथ श्रिंक करता है, किसके साथ, जोना पेलिशिडा के साथ। और इसको अगर मतलब बायोकेमिकली देखा जाए तो एक्रोसोम में क्या रहता है, हाइलोरिनिडेज एंजाइम रहता है, वो डिफ्यूज करता है जोना पेलिशिडा मतलब किसके साथ, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज नहीं लिखवा रहे हैं। और एक्रोसोम से एक्रोसिन एंजाइम निकलता है, एक्रोसिन में हाइलोरिनिडेज होता है, ये दोनों मिलकर डीजनरेट करते हैं। ये पॉइंट हम कंप्लीटली उतना डिटेल में नहीं लिखवा रहे हैं, बस शॉर्टे लिख रहे हैं कि एक्रोसोम जो होता है वो जोना पेलिशिडा को डिफ्यूज कर देता है, अर्थात उसको डीजनरेट कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, जोना पेलिशिडा में क्या पाया जाता है, दोनों का यूज क्या होता है, ठीक। अब आगे का जो लास्ट पॉइंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेन स्पर्म रीच ओवम, जब स्पर्म यानी जो शुक्राणु है वो ओवम यानी अंडाणु तक पहुंचता है, तब जो सेल बॉडी होती है, ओवम के सेल बॉडी तक पहुंचता है, तब वहां पर ओवम क्या करता है, एक लिक्विड छोड़ता है, एक केमिकल छोड़ता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, कंप्लीटली वेजाइनल ट्रैक यानी कंप्लीटली जो वेजाइना की ट्रैक कंप्लीट जो वे होता है उसमें जितने भी स्पर्म, क्योंकि स्पर्म की मात्रा कितनी होती है, 40 करोड़, अगर 5 बेबी फर्टिलाइज करते हैं तो ऐसे में मतलब 5 बेबी के होने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर जोनल इनहिबिटिंग प्रोटीन आता है, जो कि कंप्लीटली सारे स्पर्म्स को डेड मतलब मार देता है, जो भी जितने भी स्पर्म्स ट्रैक में होते हैं, ठीक। और अगर इसमें और पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर अब जब मतलब जब फ्यूजन हो जाता है, जब फ्यूजन हो जाता है तो फ्यूजन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन के बाद सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन होता है। शॉर्टली लिख रहे हैं, सब ज्यादा लंबा नहीं ले रहे हैं। सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन के बाद दोनों में सेकेंडरी पोलर सेल बनते हैं, ठीक है। तो अब टाइम देख लिया जाए तो 8:25 हो रहा है और आप लोगों को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम यहीं पर छोड़ के 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आके नेक्स्ट टॉपिक को जैसे एक्सप्लेन किए उसी तरह लिखवाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा लिखना ज्यादा होगा क्योंकि कल हमने लिखना थोड़ा सा कम किया था। 8:33 हो रहा है तो 8:33 को हम 32 कर देते हैं नियरली, और ये आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। माइक वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोग लिखिए, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
ओके, वेलकम बैक। हेलो, सॉरी। ओके, आवाज क्लियर है तब। ठीक है, तो इतना कुछ हमने जाना, ये सारे पॉइंट्स हम कल पढ़ा दिए थे, और नोट्स आप लोग बनाते रहेगा। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर उसके साथ और कुछ देखा जाए तो इसमें आप लोग रेगुलर नोट्स बनाने के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अक्सर पूछते हैं, हालांकि ये जो कुछ चीजें हैं जो हम इसको शॉर्ट में लिखें, इसको भी आप लोग अच्छे से लिखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसके आगे बात किया जाए तो इसके आगे हमने बताया था क्या, कि जो सेकेंडरी ओसाइट रहता है वो ओवरी से निकलने के बाद, यानी जो सेकेंडरी ओसाइट मतलब जो द्वितीय अंड कोशिका रहती है, वो ओवरी से निकलने के बाद फर्टिलाइजेशन कब करती है, तो इसमें 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। हालांकि कुछ केसेस में पाया गया है कि ऑन द डे ऑफ पीरियड्स भी कर सकती है, या फिर रिलैक्सेशन भी हो सकता है, आगे मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, कि जब ओवुलेशन की प्रोसेस हुई यानी 14वें दिन से जब मतलब मेंस्ट्रुएशन फेज चलता है, तब तक फर्टिलाइजेशन कभी भी हो सकता है। ऐसे कुछ केसेस में पाए जाते हैं, बट मोस्टली जो सबसे बेस्ट डेज माना जाता है वो 14th डे माना जाता है ऑफ द फर्टिलाइजेशन। 14 15 को नॉर्मली डेंजर फेज में रखा जाता है, अर्थात 13 14 15 15th डे ऑफ पीरियड्स अगर ऐसे में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो मतलब ऐसे में अगर कॉपुलेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हम नहीं लिखवा रहे हैं कि वो केवल 24 आवर के लिए ही रिप्रोडक्शन के लिए एबल रहता है, जन्म के लिए मतलब सक्षम रहता है। और जो हैप्लॉइड एग रहता है और जो न्यूक्लियस रहता है वो फीमेल प्रो न्यूक्लियस में बनते हैं, और जो मेल वाला रहता है वो मेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है। ये भी कुछ पॉइंट्स हम नहीं लिखवा रहे हैं, ये आपको हम डायरेक्टली चार्ट में दिखा दे रहे हैं। कुछ पॉइंट जो हम नहीं लिखवा रहे हैं आप उनको मतलब केयर करते रहिएगा, कि यहाँ पर बना हुआ है स्पर्म प्रो न्यूक्लियस और एग प्रो न्यूक्लियस, यहाँ पर आप दोनों पॉइंट्स को देख रहे होंगे, ठीक है। स्पर्म प्रो न्यूक्लियस बना हुआ है और एग प्रो न्यूक्लियस बना हुआ है इस कॉर्नर पे, ठीक। तो ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों का फॉर्मेशन होता है और दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, अर्थात इनका जो टेल होता है और इनका जो बॉडीयल स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली डिप्लीट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इनका बस जो मेन न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो, और इनके साथ जो वॉक्यूल्स या फिर जो अदर स्ट्रक्चर्स गए रहते हैं वो इनकी केंद्रिका यानी पोलर न्यूक्लियर ध्रुवीय केंद्रकों का फॉर्मेशन करेंगे, और इसके बाद इनके अंदर मतलब फ्यूजन होगा, इनका मिलन होगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रोसेस है ये आपको 11th में ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद जो दोनों हैप्लॉइड ओवम और एग रहते हैं, ये दोनों एक हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन जाते हैं। डिप्लॉइड क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, ठीक है। मतलब ये एग जो प्रोन्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है, और जो स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है। ये दोनों हैप्लॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ये भी मतलब ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, लिखवा नहीं रहे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स को छोड़ने के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं किस पे, हमारा जो क्लीवेज प्रोसेस चल रहा था विदलन, उस पे आ जाते हैं, ठीक। तो अब विदलन के प्रोसेस यानी क्लीवेज के प्रोसेस को अगर समझा जाए कंप्लीटली तो जितना कुछ हमने बताया उतना तो है। इसके बाद आ जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अंतरोपण होता है, ठीक है। अंतरोपण का मतलब इसका मतलब ये इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट, ये जो आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब कहने का ये है कि जो इम्ब्रियो रहता है, जो भ्रूण रहता है, उसका गर्भाशय में एक जगह इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब वो एक जगह एक अस्थायी जगह पर जम जाता है, और उस वो जो मतलब एक जगह पर जो चूज करके एक अपना साइड चूज करके उस साइड में जो जम के एक भ्रूण का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब अगर इसको डिटेल में आगे पढ़ा जाए कंप्लीटली, तो यहाँ पर हमको इतनी प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ब्लास्टोसिस मतलब यहाँ पर ब्लास्टोसिस जो है वो यूटेरस कैविटी में, यूटेरस कैविटी मतलब गर्भाशयी गुहा में कंप्लीटली फ्री रहता है कुछ टाइम तक, ठीक है। और कब तक फ्री रहता है, हमने अभी इससे पहले क्या बताया था कि जो भी फ्लूइड पाया जाएगा, कहाँ फ्लूइड पाया जाएगा, यूटेराइन फ्लूइड रहेगा, यानी गर्भाशयी गुहा में जो भी द्रव पाया रह जाएगा वो धीरे धीरे रिलीज करके कहाँ जाएगा, मोरुला के मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जाएगा। और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जाने के बाद ऑस्मोसिस की प्रोसेस कर ले या फिर जो कर ले, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जाने के बाद वहां पर क्या बनाएगा, ब्लास्टोसील कैविटी बनाएगा। यहाँ पर आपको ब्लास्टोसील कैविटी साफ साफ देखने को मिल रही है। ब्लास्टोसील कैविटी मतलब ये मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मतलब
ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर घुस घुस के एक गुहा बना देगा, एक स्पेस बना देगा। पानी भर जाने की वजह से इनके जो सेल्स हो जाएंगे, सेल्स जो होंगे वो एक साइड चले जाएंगे, और एक साइड जाने के बाद फिर यहाँ पर एक जो गुहा बनेगी, एक जो कैविटी बनेगी वो बनती है। और जो कैविटी रहती है वो चारों ओर से जो ब्लास्टोसील सेल्स रहते हैं उनके द्वारा, उनके डिवीजन के द्वारा बनती है, और उनके जो चारों ओर सेल वॉल बनते हैं वो ट्रोफोब्लास्ट करते हैं। ठीक है, गुहा, ब्लास्टोसील कैविटी, जो इम्पटी स्पेस जो पानी से भरा हुआ एक जगह बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ब्लास्टोसील कैविटी यानी ब्लास्टोसील गुहा बन रही है। चारों ओर जो सेल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो कंप्लीटली ट्रोफोब्लास्ट के बने हुए हैं, और ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे डिवाइड होके। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक हफ्ते बाद, मतलब ये सारी प्रोसेस कब तक चलेगी, एक हफ्ते तक। लगभग एक हफ्ते बाद जो एम्ब्रियो रहेगा, जो भ्रूण रहेगा, वो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर रहेगी उसके साथ जुड़ेगा। तो उसमें जुड़ने में भी दो टाइप के ट्रोफोब्लास्ट बन जाते हैं। वहां पर एक सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट बनता है। ठीक है, जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जो सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पर आप एक पॉइंट क्या दिख रहे हैं, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये सारी प्रोसेस इतनी डिटेल में दी तो नहीं है बुकों में जितना डिटेल में हम बता रहे हैं, बट फिर भी अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइनसीटियो जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब इसका क्या काम होता है, ये कंप्लीटली इम्प्लांट होता है, यानी अपने आप को मर्ज करता है। किसके अंदर मर्ज करता है, यूटेराइन वॉल के अंदर, इंडोमेट्रियम के अंदर। और वो अपने मतलब जो यूटेराइन एपिथेलियम की वॉल है उसके अंदर इम्प्लांट होते होते, उसके अंदर सबमर्ज होते होते, उसके अंदर घुसते घुसते कहां तक पहुंचता है, यूटेराइन म्यूकोसा अर्थात श्लेष्मिका स्तर तक पहुंचता है। श्लेष्मिका स्तर हमने यूटेराइन में जब पढ़ रहे थे हम उसके बारे में, तो हमने श्लेष्मिका स्तर का नाम 2-3 बार लिया था म्यूकोसा लेयर का। ठीक है, तो ये इम्प्लांट होके कहाँ जाता है, म्यूकोसा लेयर में धंसता है। और ये करने का, ये किस काम का, मतलब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटो मतलब ये चारों ओर का स्केलेटन संभाल रहा है। ठीक है, और जो साइनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइनसाइटो का मतलब ये क्या, ये इम्प्लांट में मदद कर रहा है। ये इम्प्लांट मतलब अंतरोपण करवा रहा है, और ये क्या कर रहा है, गर्भाशय के चारों ओर की दीवारों में और अंतरोपित हो जा रहा है, अर्थात उनसे अटैच हो जा रहा है, उससे जुड़ के एक बन जा रहा है। ठीक है, अब जो आगे की प्रोसेस होती है, मतलब सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी सीलिया या फिर कह सकते हैं जड़ जैसी संरचना होती है। जड़ कंप्लीटली यूटेराइन एपिथेलियम में धंसते हुए जाके यूटेराइन म्यूकोसा में जाती है। यूटेराइन एपिथेलियम आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, और यूटेराइन म्यूकोसा आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यूटेराइन एपिथेलियम को क्रॉस करके यूटेराइन म्यूकोसा लेयर तक जाती है वहां पर। ठीक, और इम्ब्रियो को अटैच करवा देती है, इम्ब्रियो यानी भ्रूण को अटैच करवा देती है गर्भाशय से। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी प्रोसेस थी, एक जो हमारी प्रोसेस थी वो आती है हमारी किसमें, वो आती है हमारी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हमें लिखना है, और उसके साथ साथ किसके बारे में लिखना है, हमें लिखना है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब अंतरोपण। अंतरोपण ज्यादा बड़ा नहीं, जितना एक्सप्लेन किए अभी 5 मिनट में सिर्फ उतना ही है, और जो ज्यादा बड़ा जा रहा है वो है हमारा इम्प्लांटेशन, सॉरी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में कैसे कैसे भ्रूण का विकास हुआ है, यानी जो क्लीवेज की प्रोसेस है, जो विदलन की प्रोसेस है, विदलन के बाद जो मोरुला के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो हमको आप लिखना है। ठीक है, अगर आपको दिखा दें कि हमें क्या क्या लिखना है, मतलब कौन सी प्रोसेस लिखनी है, तो यहाँ पर आप जितनी प्रोसेस देख रहे हैं, यहाँ पर जायगोट के बाद की प्रोसेस, जायगोट तक के बारे में हमने अभी लिख चुका है, किसमें, फर्टिलाइजेशन में, कि फर्टिलाइजेशन में लास्ट में एग प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस बन रहे हैं, और बाद में एक जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके आगे क्लीवेज की प्रोसेस हमें कंप्लीटली लिखनी है ब्लास्टोसिस्ट तक, यानी यहाँ से लेकर, मतलब ये जो प्रोसेस है हमको क्लीवेज है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद मतलब ब्लास्टोसिस्ट तक हमें लिखना है। इम्प्लांटेशन के लिए हम अलग से हेडिंग डालेंगे, तो अब इतने हेडिंग को हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे क्लासेस देखा जाए तो बहुत बेहतर चल रहे हैं, हमें लग नहीं रहा था कि इतना बेहतर चलेगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि नोट्स बनाए जाएंगे अच्छे से, लेकिन हो रहा है सब कुछ। तो 6-7 लोग ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो जितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, नोट टूट्स बनाइए। और हाँ, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ेगा, स्क्रीनशॉट इंसान को आलस बना देता है। हम भी पहले पढ़ते थे स्क्रीनशॉट लेके रखते थे, लेकिन कभी उसको लिखे नहीं ना दोबारा पढ़ने की कोशिश की। तो जितना से हो नोट्स को खुद ही, जब क्लासेस चल रहे हो तभी नोट्स को ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिएगा, बाद में लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बाद वाला काम अक्सर छूट जाता है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।
ठीक है, तो हमारा हेडिंग है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमको जायगोट के पहले बारे में, फिजिकल के बारे में जानना था। तो जायगोट का जो डायमीटर हमने क्या बताया था, लगभग कितना होता है, नियरली ऑफ 0.1 mm डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है, मतलब जो व्यास होता है वो 0.1 mm तक का होता है लगभग। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो क्लीवेज का रहेगा। क्लीवेज स्टार्ट कब होता है, अर्थात विदलन, विदलन कब स्टार्ट होता है, क्लीवेज स्टार्ट आफ्टर द 1 आवर। ये भी बताया लगभग 1 घंटे बाद, 1 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ 4th डे। मतलब ये जो क्लीवेज की प्रोसेस है ये 4 दिन चलती है। हमने बताया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एक प्रोसेस में 1 दिन का लगभग टाइम लग जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 4th। और ये जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूण का जो विकास है, मानव भ्रूण विकास जो है, ये लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। 1 हफ्ते से 8 दिन माना जाता है। 8 दिन के बाद दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता है। सेकंड वीक के बारे में हम कल पढ़ेंगे और कल देखेंगे अगर सेकंड वीक के बाद कुछ टॉप, मतलब सेकंड वीक के बारे में तो कल पढ़ना ही है, उसके बाद देखेंगे उसमें कुछ और अदर टॉपिक छूटा रहेगा तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग का 2 ही टॉपिक था, एक ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, और एक इम्प्लांटेशन है जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करेंगे आगे और लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन होने के 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन, जो जायगोट है अंडरगोज, मतलब होता है, गुजरता है, अंडरगोज विथ 4 माइटोटिक डिवीजन। 4 उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। 4 समसूत्री विभाजन होने का मतलब क्या है, अगर इसको शॉर्टली लिख दें, 2, 4, 8, 16 सेल स्टेज। ठीक है, 4 माइटोटिक डिवीजन का मतलब ये है कि वो लगभग 16 कोशिकाओं के स्तर तक पहुंचता है विभाजित होके। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या बनता है, मोरूला बनता है। ठीक है, 16 सेल स्टेज तक मोरूला बन जाता है। मोरूला की जो साइज होती है, अर्थात मोरूला के अंदर 16 सेल जो रहते हैं उनकी जो साइज रहती है, इस सेम वो लगभग समान होती है किसके, जायगोट के। ठीक है, मतलब इनका व्यास कितना होता है, लगभग 1 mm का ही होता है। 0.1 होगा। मोरूला इज सॉलिड, मोरूला जो होता है वो ठोस होता है। और सॉलिड में जो आउटर होता है वो सेल लेयर होता है, और जो इनर होता है वो सेल मास होता है। ठीक है, आउटर इज सेल लेयर, बाहर का जो होता है कोशिकीय परत रहता है, और जो इनर का होता है सेल मास। ठीक है, कोशिकीय आयतन रहता है अंदर। उसके बाद ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है इसमें और टॉपिक, मतलब यहाँ से हम अगर एक अलग ले लेते हैं तो यहाँ से हमें पढ़ना है नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अलग अलग हेडिंग डाल देते हैं जिससे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा हो। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक, ये हमारा अब हेडिंग रहेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे कि यूटेरस में पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग इन यूटेरस, क्योंकि जितने टाइम में ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई थी, अगर हम चार्ट एक बार और दिखा दे इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, कि जितना क्लीवेज प्रोसेस हुई थी, क्लीवेज प्रोसेस कहाँ हुई थी, ये हुई थी फैलोपियन ट्यूब में, 2 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और मोरूला तक।
मोरूला तक की स्टेज फैलोपियन ट्यूब से लगभग बाहर आ रहा है, ठीक है, फैलोपियन नलिका से बाहर आ रहा है। तो यानी जब जो इसके आगे की प्रोसेस ये कहाँ पर होगी, यूटेरस यानी गर्भाशय में होगी। तो गर्भाशय में पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग इन यूटेरस, यूटेरस में कंप्लीटली पोषक तत्व तो बने रहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन द्रव भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसमें ग्लाइकोजन की पर्याप्त मात्रा रहती है। जो ग्लाइकोजन द्रव रहता है वो मतलब सिमस के धीरे धीरे कुछ टाइम में रीच इनसाइड एम्ब्रियो, भ्रूण के अंदर पहुंचता है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा के अंदर पहुंचता है। और उसके मतलब जो लिक्विड है, कोई लिक्विड अगर अंदर जा रहा है भ्रूण के जोना पेल्यूसिडा के, तो एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या बनता है, अब कैविटी, एक गुहा बनती है। ये सारा पॉइंट हम समझा चुके हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट लिख देते हैं। आउटर सेल लेयर और इनर सेल मास के बीच एक गुहा बन जाती है, और इस गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक है, अगर आपको हिंदी का डाउट हो रहा है तो ब्लास्टो का मतलब यहाँ पर कोरक नाम आ जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब कोरक कूटी, सिस्ट मतलब कूटी, ठीक है। अभी हमने जब पहले वाले में पढ़ रहे थे कि इंसिस्टेशन की प्रोसेस हो रही थी, कूटी वन पढ़ रहे थे, सिस्ट का मतलब कूटी और ब्लास्टो का मतलब कोरक, तो ये कोरक कूटी है, ठीक है। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो डिप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो कंप्लीटली डिजनरेटेड हो जा रही है, और जो एंड द सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, वो कैसे हो जाते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, बिकम फ्लैट, एंड नाउ दिस वॉल इज, और फ्लैट होने के बाद जो वॉल बचती है वो किस में बदल जाती है, इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो इस नोट्स को हम इतना लिख दे रहे हैं, और इसके बाद फिर से हम 1-2 मिनट का ब्रेक इसलिए ले ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और जो ट्रोफोब्लास्ट रहता है, एक एक्चुअली इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब थोड़ा जगह मिल गया। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर से हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे ताकि आप लोग इन सारे पॉइंट्स को लिख दीजिए, ठीक है। फिर हम आके थोड़ा बहुत और पॉइंट बताएंगे, चाहे लिखवा देंगे, बताएंगे इम्प्लांटेशन के बारे में, दिस टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है, और जो इनर सेल लोब, अंदर जो कोशिकाओं का एक पिंड बनता है, इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट। जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट में कंफ्यूजन है, फिगर में दिखा दे रहे हैं एम्ब्रियोब्लास्ट कहाँ है, ठीक है। फिगर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या कि, सॉरी इस फिगर में नहीं, यहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट लिखा हुआ है इसको, ठीक है।
तो अभी जो हमने पॉइंट लिखा हमने उसमें यही लिखा है, क्या लिखा है कि जो इनर सेल लोब है, अंदर जो कोशिकाओं का एक पिंड बन रहा है, ये क्या है, कोशिकाओं का एक पिंड बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो हम कितना टाइम हो रहा है, 8:52 हो रहा है, हम 8:55 पे दोबारा से बना नोट्स बनवाएंगे और लिखवाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2 मिनट में तब तक आप लोग लिख लीजिए इसको कम्प्लीटली, इसके बाद हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो और वॉइस ऑफ है, बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके, आई होप अब इतने टाइम में आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब अगर आगे बात किया जाए तो आगे हमारा आता है टॉपिक इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब अंतरोपण। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिखवाना चाहेंगे। लिखने का काम इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि कल क्लास में कुछ लिखवाया नहीं था और कंप्लीटली लेक्चर चला था, तो इसलिए हम लोग आज थोड़ा सा कल का टॉपिक लेके और आज का टॉपिक लेके थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इम्प्लांटेशन में ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बस 4 पॉइंट्स, उसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे। गर्भाशय गुहा में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कम्प्लीटली इम्पिडेंटली रहता है, और ज्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। कब तक के लिए, जब तक ब्लास्टोसेल कैविटी बनती नहीं है। मीनवाइल मतलब इस समय में यूटेराइन जो फीड रहता है, अर्थात गर्भाशय का जो द्रव रहता है वो एम्ब्रियो में चला जाता है, भ्रूण में चला जाता है। ठीक, ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप एक ब्लास्टोसेल कैविटी बनती है। सॉरी, ये शायद हम आपको लिखवा चुके हैं। हाँ, इसको नहीं लिख पाते हैं तब। अब डायरेक्ट हम आगे चलते हैं। आफ्टर अ वीक, अब तो समझ लीजिए बस 2 पॉइंट और लिखवाएंगे। आफ्टर अ वीक, लगभग 1 हफ्ते बाद, एम्ब्रियो अपहोल्ड विथ endometrium of uterus।
ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ, एक हफ्ता लगभग यहाँ पर खत्म होता है। अटैचमेंट के बाद क्या होता है? आफ्टर अटैचमेंट विथ एंडोमेट्रियम, और यूटेरस, एंडोमेट्रियम या फिर यूटेरस वॉल के साथ अटैच होने के बाद सम ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं सेल्स डीजनरेट मतलब नष्ट हो जाते हैं। और एक गोले की तरफ से अगर कहा जाए कि एक बॉल है, एक बॉल का एक छोटा सा कोना हम काट देते हैं तो वो दो पार्ट में हो जाएगा, एक राइट साइड का हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम एक सर्कल की बात करें, एक सर्कल बनाए, उसको वो एक कोने को हल्का सा हम रबड़ से मिटा देते हैं, तो ऐसे में वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो टाइप से बन जाते हैं। नाउ इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स। और कौन से पार्ट्स थे वो? हमने क्या बताया था? पहला जो रहता है वो साइटियो ट्रोफोब्लास्ट। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर इसके बारे में बात कर लें तो जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का बना था, म्यूकोसा लेयर में मतलब इम्बेडेड होता है। म्यूकोसा लेयर में ये कम्प्लीटली धस जाता है, अंदर चला जाता है। और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है ये चारों ओर का एम्ब्रियो का लेयर होता है। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर की होती है, चार्ट के अकॉर्डिंग हमने दिखाया था। इन दोनों के वर्क को नहीं लिखवा रहे हैं, बस लास्ट में लिखवा दे रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप लिख लीजिए। क्लास ओवर। वीडियो ऑफ रहेगा, माइक ऑफ रहेगा, आप लोग लिख के चले जाइएगा।